Good morning, everyone. My name is Saransh Maharshi, and good morning, everyone. My name is Saransh Maharshi, and I'm a lecturer in Suresh Gyan Vihari University. And today we will discuss about the direct contact heat exchanger, which is the and subject name is heat and mass transfer. Here I am talking about some content like course objective, course outcome, introductions, factor of DCHE, numericals, and some multiple choice questions. First of all, uh, we will discuss about course objective. हियर मतलब कि जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स आउटकम के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इसका कि वो जो क्या फंडामेंटल प्रोसीजर है कि हम इस चीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि इसकी एप्लीकेशन और इसकी स्टडी क्यों की जा रही है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा कि हाउ टू यूज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स टू सॉल्व thermal problem. Second is how to use basic principles of thermodynamics to solve thermal problem. Third is how to use basic principles of heat transfer to solve thermal problem. And option D is how to use basic principles of mass transfer to solve thermal problem. जो इस DCHE के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मतलब कि जो भी थर्मल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स जो होंगे कि उनका यूज़ मतलब कि उनको किस तरीके से एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर हम अप्लाई करके वो आने वाली जो थर्मल प्रॉब्लम्स के अंदर जो थर्मल के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिस्कशन जो है हम लोग हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर करते हैं। सेकंड फिर पॉइंट हमारा आता है कि हाउ टू यूज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू सॉल्व थर्मल प्रॉब्लम। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि जो भी अपन बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बेसिक लॉस पढ़ते हैं, जैसे फिर हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, उन लॉस को अप्लाई करके थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आने वाली प्रॉब्लम को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका डिस्कशन जो है हम यहाँ पर हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा हाउ टू यूज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू सॉल्व थर्मल प्रॉब्लम। हीट ट्रांसफ़र के अंदर जितने भी बेसिक प्रिंसिपल है और इसके अंदर जो भी एक कंटेंट अपन यूज़ में लेता है, फिर वो चाहे समर कंडक्शन हो, चाहे कॉन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो, उनके अंदर यूज़ में आने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अप्लाई करके हम थर्मल इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। And the next is how to use basic principles of mass transfer to solve thermal problem. मीन्स कि मास ट्रांसफ़र कि जो किसी भी मास ट्रांसफ़र के अंदर यूज़ में आने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स उसका जिसको हम हिंदी में बात करें मूलभूत सिद्धांत जो है कि उनका यूज़ करके किस तरीके से हम वो जो थर्मल इक्विलिब्रियम या उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसका डिस्कशन और इसकी स्टडी जो है हम यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। Next, course outcome. Here we will discuss about 4 points. Like first point is have knowledge of advanced features of fluid mechanics, thermodynamics, heat and momentum transfer pertaining to the thermofluid problems. कि मतलब कि इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स कि जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर मतलब कि जो भी हमारे जो एडवांस फीचर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या उसके लॉस होते हैं, क्या अब तक हम पढ़ चुके हो, इसकी एक एडवांस एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं और एक वो जो नॉलेज जो है हम इसके अंदर गेन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्स कंटेंट फॉर थर्मोफ्लूइड प्रॉब्लम। मतलब कि इसकी जो सिग्निफिकेंस जो है कि अब तक हमने थर्मोफ्लूइड प्रॉब्लम्स के साथ साथ में हम इसकी जो सिग्निफिकेंस जो है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई नॉलेज इन एनालिसिस एंड इंटरप्शंस ऑफ थर्मोफ्लूइड प्रॉब्लम्स। मीन्स मतलब कि जो भी थर्मोफ्लूइड प्रॉब्लम्स की जो स्टडी जो हम करते हैं कि लाइक किसी भी एक वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर उसकी एप्लीकेशन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को हम जस्टिफाई करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है और इसकी रेमेडीज़ क्या होगी, उसकी स्टडी जो है हम यहाँ पर हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर पढ़ेंगे। And the last is analyze and evaluate an existing thermal systems and recommended their ideas। और कि इसके अंदर मतलब कि कौन कौन से सिस्टम्स हम यूज़ में लेते हैं और इसके लिए हम क्या क्या आइडियाज़ रिकमेंडेड कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ में ली जाए कि जिसके थ्रू हम थर्मल इक्विलिब्रियम या उसके सिस्टम के अंदर आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसकी स्टडी जो है हम यहाँ पर हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर करते हैं।
Now we will discuss about introductions of direct contact heat exchanger. Uh, Direct transfer involves two immiscible fluids under different temperature in contact for heat exchange. Compared with the traditional direct contact heat exchanger, heat transfer means has more advantages due to a more simple design, low temperature driving force, and higher temperature efficiency. Direct contact heat exchanger, which is also called DCHE, make use of gas liquid phase change heat exchanger within the working flow. कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के बारे में कि जब हम बात करते हैं इसके अंदर हम कोई भी दो इमिसेबल फ्रूट्स इसके अंदर कोई भी जब दो इमिसेबल फ्रूट्स रहते हैं और जब उनके बीच में जब हीट को एक्सचेंज किया जाता है और कोई पार्टीशन होती है, लाइक अगर मैं दो फ्रूट्स के बारे में बात करूँ, फ्रूट ए और फ्रूट बी, और उस फ्रूट लाइक अगर मैं यहाँ पे दो फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रूट ए एंड दैट इज कॉल्ड फ्रूट बी। इस फ्रूट ए और फ्रूट बी के अंदर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब इन दोनों फ्रूट्स के बीच में जब इस फ्रूट का की हीट और इस चीज़ और इस फ्रूट की हीट को जब आप इसके अंदर एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, मतलब इनकी जब हीट को जब एक्सचेंज किया जाता है और बीच के अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं लगाया जाता, कोई भी मीडियम नहीं लगाया जाता, देन these types of heat exchanger are called डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। मीन्स वो हीट एक्सचेंजर कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा फ्रूट्स के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रही है, जो कांटेक्ट हो रहा है, वो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। मीन्स उसके लिए हमें किसी भी मीडियम या किसी भी पार्टीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन these टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। हीट ट्रांसफर मीन्स हैज़ मोर एडवांटेजेस ड्यू टू मोर सिंपल डिज़ाइन। ये हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है क्योंकि इसकी एक तो डिज़ाइन हमारी सिंपल होती है और इसके अंदर हमारा लो टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स सकता है, और इसकी जो हीट ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट एंड इनपुट का रेशो, वो हमको हाई मिलता है। हायर मीन्स कि यहाँ पर हम 80 to 95% तक की एफिशिएंसी गेन कर सकते हैं बाय थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंज। Direct contact heat exchanger make use of a gas liquid phase change heat exchanger within the working flow. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर मेक यूज़ ऑफ अ गैस, और इसके अंदर की जिस फेज के बारे में बात करें, जब भी हम फेज के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के तीन फेजेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन कि अगर जब हमसे पूछा जाए कि जब आप इनको फ्रूट्स के कि जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहे हैं तो बायो के अंदर से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीट एक्सचेंजर क्या होता है और ये किन के बीच में होता है। तो हीट एक्सचेंजर के बारे में सर के बारे में हमें पता है कि जब भी दो से ज़्यादा फ्रूट्स के बीच में हीट एक्सचेंजर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर डिवाइस हम यूज़ में लेते हैं उसको हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और उसके लिए अगर हमें किसी मीडियम या किसी पार्टीशन की जरूरत की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैन दिस टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। अब क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कि विच टाइप्स ऑफ फेस आर contained by a direct contact heat exchanger, then my answer is gaseous liquid phase, because fluid is obtained in the uh, liquid phase form, and some cases we uh, we also obtain in a gaseous form. So the right answer of these questions is direct contact heat exchanger are made in a gaseous liquid form within the working fluid or work. Uh, that is to say, DCHE put to use heat transfer between two kinds of fluid in the absence of a partition. A direct contact heat exchanger can be used for seawater desalination, heat recovery, ocean thermal energy conversion, thermal energy storage system, etc. In addition, DCHs have been applied to give good solution in harnessing the solar energy and provide a better understanding of the ice formation, growth, and detachment from the droplets producing ice level. लाइक कि जैसे कि अभी अपने बात करें कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर की जिसको हम DCHE के फॉर्म के कि जिसको हम DCHE के फॉर्म के अंदर भी कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम DCHE भी बोल रहे हैं, कि इसके अंदर जब भी दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ फ्रूट के अंदर के लाइक अपन यहाँ पर वाटर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, अपन यहाँ पर ऑयल के बारे में यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि लाइक हम यहाँ पर 2, 3 या 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, और उनके बीच में जब एक हीट प्रोवाइड करवाई जा रही है और उसके अंदर एब्सेंस ऑफ पार्टीशन, मतलब कि उसके अंदर कोई मीडियम नहीं लगाया जा रहा।
लाइक अगर मैं इन दो फूड्स के बारे में बात करता हूँ कि ये एक मेरा फूड है और ये दूसरा एक मेरा फूड है, और इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में जब हीट ट्रांसफर होगी, देन ये दोनों एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं लगाया जा रहा है। देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंज। अब इसके अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ पर अपने यूज़ में ले सकते हैं, तो इसको हम सी वाटर डिसैलिनेशंस के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। मतलब कि मतलब कि जो समुद्री पानी, मतलब कि वो जो समुद्री पानी जो होता है उसके अंदर हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। या हीट रिकवरी, मतलब कि कोई भी जो हीट जो है कि जब हीट इनपुट जब देता है और जब एक हीट आउटपुट जब हम लोग को मिलती है, और जब हमको ये पता चले कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये हीट हमारी ज़्यादा लॉस हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हीट को रिकवरी करने के लिए, मतलब उस हीट लॉस की वैल्यूज़ को डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर DCH सिस्टम को यूज़ में लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। मीन्स कि जब many types of energy conversion uh, are used by the help of the DCHE, but here we discuss about mainly thermal energy conversion। मीन्स कि जब भी हम एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, या फिर हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट, या फिर जब भी हम एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं फ्रॉम ए वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देन then uh, then we use then we use this concept which is like DCHE। एंड देन थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब कि जब भी अपन एनर्जी के बारे में बात करें तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर मतलब कि किसी भी वर्किंग सिस्टम के दौरान यूज़ में आने वाली एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हम यहाँ पर DCHE का यूज़ करते हैं। And the next is, in addition, DCHE have been applied to give good solution in harnessing the solar energy and provide a better understanding of ice formation, growth and detachment from the droplets producing ice theory। कि अगर हम इसके अंदर कुछ और मोर एडवांटेजेस इसके अंदर ऐड करें, या एप्लीकेशंस हम ऐड करें, तो हम बात करेंगे सर सोलर एनर्जी के बारे में। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सर जिसको हम सोलर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कि मतलब कि सोलर ऊर्जा या उसके सोलर ऊर्जा के लिए ये एक हमारा गुड सॉल्यूशन होता है। मतलब कि सोलर एनर्जी से एनर्जी कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर जो है एक हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। या अगर हम DCH के एग्जांपल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम सोलर एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी सूरज से जो डायरेक्टली एक एनर्जी जो हमको मिल रही है उसका डिस्कशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड अ better understandings of the ice formation, growth and detachment from the droplets producing ice slurry। मीन्स कि यहाँ पर ice slurry like as a बर्फ का घोल, ठीक है। एंड मतलब कि कोई भी जब वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट जब कोई एक अपने को आइस जब अपने को आइस फॉर्मेशन के अंदर मिलता है, ये जब आइस फॉर्मेशन के अंदर मिलता है, ये डिटैचमेंट, मतलब कि या फिर अपन उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करें, उनके ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो वो एक हमारा बेटर एग्जांपल हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर का। और यहाँ पर हम आइस स्लरी के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ DCHE की अब अपने बात करें, सर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर क्या होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन होती है, और क्या इसका एग्जांपल होता है। अब इसके अंदर अपन फैक्टर्स यूज़ लेंगे कि फैक्टर्स ऑफ DCHE कि सर अगर आप DCHE यूज़ में ले रहे हो, तो DCHE को यूज़ में लेने के लिए कि आप कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ में लोगे। कि लाइक अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट, अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो साइंस के अंदर कौन कौन सा फैक्टर्स जो है कि जिसको मैं कंसिडर करूँगा, तो उसके अंदर हम वो जो उसके अंदर सर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइक उसी तरीके से अगर हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करें कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स मैं यूज़ में ले रहा हूँ। कि लाइक मैं यहाँ पर थर्मल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं पावर प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हीट एंड मास ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी इंजीनियरिंग के फैक्टर्स हो जाएंगे। और उनके अंदर भी जो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज, डेरिवेशंस, या जो हमारे प्रैक्टिकल जो है उनको भी यूज़ में लेता हूँ, वो हमारे वो जो पर्टिकुलर फॉर्म के फैक्टर्स हो जाएंगे। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर DCHE के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देन
Then we consider four types of factor. First of all is mixing efficiency assessment. Second is bubbling regions. Third is image analysis, and fourth is Batty numbers. Then, first of all, we will discuss about mixing efficiency assessment. Mixing plays a fundamental role in many industrial applications such as the chemical engineering, metallurgical process, printing process, medical and biomedical industries, and has a decisive impact on the overall performance of the reaction process. The purpose of mixing is to obtain a homogeneous mixture. However, many researchers have pointed out that the local mixing and the flow pattern has significant effects on the properties of the final product. और फर्स्ट फैक्टर जो हमने कंसिडर किया है वो है हमारा मिक्सिंग एफिशिएंसी असेसमेंट। मिक्सिंग एफिशिएंसी असेसमेंट का यूज़ जो है, इसकी एप्लीकेशन जो है, मतलब ये इसका यूज़ बेसिकली हम आईबीएस के अंदर कर बेसिकली इसका यूज़ हम जो है हम आईबीएस के अंदर करते हैं। मीन्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर जो है हम इसको यूज़ में लेते हैं। लाइक फिर चाहे हम केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, चाहे मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में बात करें, चाहे प्रिंसिपल चाहे फ्रॉम प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करें, या मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, या फ्रॉम बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें। देन यहाँ पर जो है मतलब कि DCH का जो एक पर्टिकुलर फैक्टर हमारे यूज़ में आता है वो हमारा मिक्सिंग एफिशिएंसी असेसमेंट होगा। लाइक अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर में एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में अगर मैं बात करता हूँ सर, थर्मल एनर्जी एंड पावर प्लांट। और ये थर्मल एनर्जी एंड पावर प्लांट का यूज़ जो है मतलब कि इंजीनियरिंग की कौन सा फैक्टर के अंदर यूज़ में करेंगे, तो हम बोलेंगे सर इसको यूज़ हम इंडस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। Then, which is the factors of engineering. Then we will discuss about some concept in this video, where mixing plays a fundamental role in many applications such as the chemical, metallurgical, printing, medical, and biomedical industries. Has a decisive impact on the overall performance of reaction process. द पर्पस ऑफ मिक्सिंग कि यहाँ पर जो है कि हम यहाँ पर मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, और जो मिक्सिंग जो हमारी होगी, द पर्पस ऑफ मिक्सिंग इज टू ऑब्टेन अ होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की मतलब कि कोई भी एक आउटपुट, मतलब किसी भी चीज़ का अगर एक आउटपुट हमको चाहिए तो उसके लिए जितने भी यूज़ में आने वाले एलिमेंट्स को जो हम कंसिडर करेंगे उन सब का रेशो जो है वो हम इक्वल रखेंगे। लाइक उसके अंदर 4 एलिमेंट्स अगर मैं यूज़ में ले रहा हूँ तो चारों का रेशो जो है वो मेरा 25-25-25-25 होना चाहिए। मतलब कि 25% मेरा एक का, 25% दूसरे का, 25% किसी तीसरा, मतलब कि 25% इसका और 25% उसका। मीन्स कि वो जो मैंने उनको जो मिक्स करा, अब मतलब कि मैंने एक आउटपुट गेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स का यूज़ किया है, और उन 4 एलिमेंट के थ्रू मुझे एक आउटपुट मिल रहा है। बट वो एक आउटपुट जो मेरे को मिल रहा है वो 4 एलिमेंट के थ्रू, उन चारों एलिमेंट का रेशो जो होगा वो मेरा होमोजीनियस होगा। मीन्स कि इक्वल रेशो होगा। मीन्स 25% और 25% का रेशो मेरा उनका रहेगा। मीन्स कि अगर मेरे 4 एलिमेंट्स अगर मैं उसका यूज़ में लेता हूँ, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी एंड एलिमेंट डी। देन जो मेरा एलिमेंट ए होगा उसका रेशो मेरा 25% होगा, एलिमेंट बी का जो मेरा रेशो होगा वो मेरा 25% होगा। उसी तरीके से जो मेरा एलिमेंट सी होगा उसका भी 25, और एलिमेंट डी का भी मेरा जो परसेंटेज जो होगा वो मेरा 25 होगा। और इसका यूज़ जो है बहुत सारे रिसर्चर्स के अंदर हम इसको यूज़ में करते हैं। इसका फ्लो पैटर्न के अंदर भी हम इसका यूज़ में लेते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर भी हम इसको यूज़ में लेते हैं, लोकल मिक्सिंग के अंदर भी हम यूज़ में लेते हैं। और एक फाइनल और फिर उसके बाद में हम स्टडी करते हैं उस फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिला है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट के बारे में। उसके बाद में सेकंड फैक्टर हमारा होता है बबलिंग रीजन्स। There are two types of bubbling regimes in DCHE, homogeneous and heterogeneous. In the homogeneous bubbling regime, there are few diversifications in the size of the bubbles, and breakage and coalescence phenomena are inappreciable. Industrially, nevertheless, the homogeneous bubbling regime is not likely to prevail, thanks to the high gas flow rates used. This is good for the heterogeneous bubbling regime, characterized by a
wide spread of bubble sizes and crucial frequencies of the breakage and coalescence. कि लाइक यहाँ पर हम बबलिंग रिजेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के बबलिंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि लाइक बबल्स जो बुलबुले केक जो अपने बुलबुले जो मिलते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मुझे किसी भी एक वर्किंग प्रोसीजर के दौरान कि अगर मुझे एक आउटपुट के रूप में अगर बबलिंग मिल रहे हैं, ठीक है, अगर मीन्स अगर मुझे बबल्स मिल रहे हैं, बुलबुले मिल रहे हैं, देन मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा उसका शेप एंड साइज। अब यहाँ पर जब उसके शेप एंड साइज के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें दो कंडीशंस आ सकती है कि सर या तो वो मेरे होमोजीनियस होंगे या वो मेरे हेट्रोजीनियस होंगे। होमोजीनियस मीन्स होंगे कि अगर सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बबल्स 20 कंसिडर कर सकता हूँ, 20 कंसिडर करता हूँ, तो उन 20 के 20 बबलिंग की शेप एंड साइज जो होगी वो मेरे सेम होगी। देन दिस टाइप्स ऑफ बबलिंग रिजेंट्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। एंड कि अगर मैं बात करूँ कि उनका जो शेप एंड साइज जो है वो डिफरेंट और उन 20 बबल्स का जो शेप एंड साइज है वो डिफरेंट है। लाइक मतलब कि वो लाइक 5 एक जैसा हैं या 5 एक जैसे हैं, 6 एक जैसे हैं, 7 एक जैसे हैं। देन दिस टाइप्स ऑफ bubbles or bubbling regimes are called heterogeneous bubbling regimes because we were different in shape and size. Third is image analysis. A literature survey showed that the image analysis has been used in transparent laboratory vessels to circumvent the drawback of subjectivity of measurement interpretations. Fortunately, the image processing technology has been widely used for feature extraction in medical and chemical industries. Thus, just the technology of image intensifications, these bubble images can be computed with the following methods. Bubbles growth in severally a functions of flow of heat and liquid flow rate. मीन्स यहाँ पर अपन जब इमेज एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो एक लिटरेचर सर्वे के अंदर हम पाएगा कि जो जितने भी लेबोरेटरी के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके अंदर मतलब किसी भी वो जो मेजरमेंट इंटरप्रिटेशंस के अंदर जो हम ड्रॉबैक जो हम देखते हैं और उससे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो और वो किसी भी एक वो जो पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर जो सब्जेक्टेड होती है, मीन्स उसके ऊपर जब इम्पैक्ट डालती है, तब यहाँ पर मतलब तो वो हमारे दो प्रोडक्ट्स मतलब किस तरीके से हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि वो दो प्रोसेस जो है वो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ न्यूटन रिंग्स, तो न्यूटन रिंग्स के अंदर मतलब कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। Newton rings are a series of concentric dark and bright color bands which appear to the point of contact between planoconvex lens and glass plate. मीन्स अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें कंसिडर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेनोकॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। अब इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन प्रोसेस जो है उसको हम उसकी स्टडी जब हम लोग करते हैं, तो हमको पता चलता है कि वो जो दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारे एक दूसरे के साथ में जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो वो हमारे एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं और इस चीज़ की स्टडी जो है, इस चीज़ की रिसर्च जो है हम यहाँ पर लेबोरेटरी में करते हैं। एंड सिमिलरली वी वर यूज इन मेडिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज when we were when we discussed about the medicines of the drugs. And similarly in the chemical industries, like as a some chemical reactions and chemical process like methane, ethane, propane, butane, hydrogen, etc. Bubble growth is severely a function of flow of heat and liquid flow rate. The next is Betti numbers. In 1995, Hyde et al. Recommended the topological invariant features. The topology penetration structure complexity in the number of microstructure processing is one of the two material phase from the perspective of theory. Betti numbers are the number of handles, a special case of a topological invariants in a microstructure. Algebraic topology provides measurable information on complex objects, and Betti numbers are rough measures of this information. मीन्स यहाँ पर अगर हम जब हम बैटी नंबर्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि सर हमारे बैटी नंबर्स क्या होते हैं, तो बैटी नंबर्स के लिए हम एक चीज़ जानते हैं कि सर बैटी नंबर्स जो हमारा है, बैटी नंबर वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी जो एक हमारा टॉपोलॉजिकल फीचर्स के अंदर
मतलब कि जो हमारे नंबर ऑफ डायमेंशंस जो होती है, बैटी नंबर्स हमारा जिसका इन्वेंशंस 1995 में किया गया था, 1995 के अंदर किया हुआ था। इसके अंदर मतलब किसी भी एक जो टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी भी वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट के अंदर यूज में आने वाले डायमेंशंस कि किसी भी एक जो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर हमारी कितनी नंबर ऑफ डायमेंशंस हो सकती है, इसको हम किस किस वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशंस हमारा कहलाता है बैटी नंबर्स। लाइक टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती है, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी जो शेप एंड साइज के बारे तो उसकी शेप एंड साइज के बारे में जो है जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो उसको कोई भी एक मेरा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आप कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस, लाइक एक्स डायमेंशंस, वाई डायमेंशन एंड जेड डायमेंशंस के अंदर जब आप उस चीज़ को डिवाइड करते हो, तो उस चीज़ को इन 3 फॉर्म्स के अंदर डिवाइड करने के साथ-साथ में आप मतलब कि उसको कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड करते हो, उस चीज़ का काउंट आपका कहलाता है बैटी नंबर्स। और ये जो है एक हमारा एल्जेब्रिक टोपोलॉजी होता है, जो हमारा प्रोवाइड करवाता है मेजरेबल इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि अगर ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे किस शेप एंड साइज का है, और जब मूव करेगा, ठीक है, जब इसका इसके साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये कितनी डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकता है। लाइक एक्स डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है, या हमारा वाई डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है, या हमारा जेड डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है। मतलब कि ये हमारा 2D कि इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, हमारा 2D एलिमेंट होगा या ये हमारा 3D एलिमेंट होगा। And these types of factors in the direct contact heat exchanger are called Batty numbers. Now we will discuss about some numericals. The first numerical is calculate the rate of heat loss through the vertical walls of a boiler furnace of size 4 meter by 3 meter by 3 meter high. The walls are constructed from an inner fire brick wall 25 centimeter thick of thermal conductivity 0. 0.4 watt per meter into Kelvin. A layer of ceramic blanket insulation of thermal conductivity is 0. 0.2 watt per meter into Kelvin and 8 centimeter thick, and a steel protective layer of thermal conductivity is 55 watt per meter into Kelvin and 2 mm thick. The inside temperature of the fire brick layer was measured at 600 degrees centigrade, and the temperature of this outside of the insulation 600 degrees centigrade. Also find the interface temperature of layers. यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है कि जिसकी हमको यहाँ पर शेप है, और जिसकी यहाँ पर हमको लेंथ दे दी गई है, यहाँ पर हमको उसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया गया है, उसका टेम्परेचर दे दिया गया है, और यहाँ पर उसके अंदर के मतलब कि जब आप मतलब कि हमने कोई टेम्परेचर हमने इंसर्ट किया, और मतलब कि इनसाइड में हमने टेम्परेचर दिया, और उसका टेम्परेचर का आउटपुट हमको मिला। लाइक आपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, और आउटपुट जो है वो आपको मिलता है 600, वो आपको कुछ 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। देन उस कंडीशन के अंदर जो है मतलब कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है कि जब आपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमने इंसाइड करवाया, और आउटपुट में हमको 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। देन उस कंडीशन के अंदर उसका एरिया हमको दिया हुआ है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी हमसे दी गई है, और हमसे जो है रेट ऑफ हीट लॉस पूछा गया। एंड ये अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो दी हुई। देन कॉम्पोजिट वॉल एल इज इक्वल टू 4 मीटर दी हुई है। बी मीन्स बेस जो है वो हमको 3 मीटर दिया हुआ है, और हाइट जो है वो हमको 3 मीटर दिया है। अब जब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर का जब एरिया जब कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। देन एल इंटू बी, एंड वी then we put the value in this formula, and the answer is 4 into 3 is equal to 12 मीटर स्क्वायर। ये जो 12 मीटर स्क्वायर जो हमारा आया, ये हमारा रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया निकल कर आया। उसके बाद में कि अब यहाँ पर जो है हमको 3 चीज़ें दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया गया है यहाँ पर फायर ब्रिक। उस फायर ब्रिक की लेंथ जो है वो हमको यहाँ पर L1 दी हुई है, और इस L1 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमको इसकी फायर ब्रिक की ही केवल मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमको दी हुई 0.4 वाट पर मीटर इंटू Kelvin, L2 और K2 मीन्स
की लेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील। यहाँ पर हमने फायर ब्रिक के बारे में कंसिडर यहाँ पर हमने फायर ब्रिक के बारे में कंसिडर किया था। और उसके बाद में जो है यहाँ पर हमने फायर ब्रिक के बारे में डिस्कशन किया था, और फायर ब्रिक के बाद में हमने जो है स्टील के बारे में कंसिडर करा। इस स्टील की जो हमारी लेंथ जो है L2 वो है हमारी 0.002 मीटर, और इसके थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हमारे 55 वॉट पर मीटर इंटू कैल्विन हो जाएगी। एंड देन इंसुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इस इंसुलेशन के L3 तो इस इंसुलेशन के लेंथ which is denoted by the L3 is equal to 0.08 meter, and the and uh, and the thermal conductivity of this insulation is equal to 0.2 watt per meter into Kelvin. And the temperature of the inside surface T1 is equal to 600 degrees centigrade, and the outside surface of the temperature is T2 is equal to 60 degrees centigrade. And we found the Q and T3 minus T4 means heat loss and the temperature difference in the inside the wall. Then कि अब जब यहाँ पर हम क्यू कैलकुलेट करेंगे, जब हम यहाँ पर हीट लॉस जब कैलकुलेट करते हैं, तो हीट लॉस का फॉर्मूला हमारा होता है क्यू इज इक्वल टू T2 माइनस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R1 R1 प्लस R2 प्लस मतलब कि जब भी अगर हमको बोला जाता है कि किसी भी वो जो हीट लॉस का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, और अगर हमको टेम्परेचर दिया हुआ हो और जब हमको टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी दी हो, तब हम ये एक फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे हीट लॉस या फ्लो रेट का फार्मूला होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर R जो है, यहाँ पर R को हम एज अ रेजिस्टेंस ऑब्लिक इंसुलेशन कंसिडर करते हैं। और इस R1 को जो हमारा फार्मूला जो हमारा होता है, अब नाउ वी कैलकुलेट R1 इज इक्वल टू L1 L1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू में A 10 values of L1, then we find the values of A1 is equal to 25 centimeter. Then we calculate 25 centimeter. Then we convert 25 centimeter into meter. Then we obtain 25 into 0.25 is equal to 0.25 meter. 0.25 meter. And also 0.002 divided 0.02 the L3 is equal to 0.008 meter insulation. Then we calculate L1 is equal to 0.25
0.25 divided by values of k1 0.4 0.4 into 12 0.4 into 12 calculate 0.4 into 12 then 0.052 sub kilo per Kelvin per watt. Similarly, we consider R2 is equal to L2 divided by A2 into A is equal to the values of L2 and the values of L2 0.002 0.002 into में 0.002 into 0.002 into 54 into में 55 into 12 then we calculate 0.002 into 55 into 12 0.002 into 55 into 12 is equal to 1.32 kilo per watt. And then we calculate R3, which is equal to L3 divided by A3 into A, then is equal to the values of L3 is equal to 0.08 is equal to 0.08 into sorry uh, the value of R2 is equal to L2 upon K2 into A is equal to 0.02 divided by 55 into 12. Then we obtain 0.002 55 into 12 0.002 divided by is equal the result of R2 is equal to 0.000032 and it's equal to 0.008 divided by the values of K3 is equal to 0.2 equal to 0.2 where the result is the result is 0.192 kilo per watt.
then then we calculate R equal to R1 plus R1 plus R, R2 plus R3 is equal to 0.052 plus 0.000032 plus 0.192 is equal to equal to 0.052 plus k 0.000032 plus 0.192. Then we calculate 0.224 0.224 kilo per watt is the values of R, and 0.002 is the values of R. Now it is the is equation number 1. It is the equation number Q is equal to T1 minus T2 divided by R1 plus R2 plus R3 is the equation number 4. Then we calculate R1, R2, R3, which is formula is L1 upon K1 into A. Then L1, K1, uh, then the values of L1, K1, and A is given. Then we put this formula and answer we found R1 is equal to 0.052, R2 is equal to 0.00032 kilo per watt, and R3 is equal to 0.192. Uh, the, then we sum all all three values. We found the values of R is equal to 0.224 kilo per watt, and then uh, we put this value in this equation number 1. Then we get Q is equal to 600 minus 60 divided by 0.224 0.224 0.224. Then we found Q is equal to then 2410.71 watt is the right answer of this attempt. The second is the second is 3 minus 4 अब यहाँ पर हमको T3 माइनस T4 फाइंड आउट करना है. Then we know that then we know that Q is equal to T3 minus T4 equal divided by R, and T3 minus T4 is equal to Q into R is equal to then T3 minus 4 is equal to ठीक है. अब यहाँ से Q और R की जो वैल्यूज जो हमने निकाली है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे.
and then we get that is called equation number 2, and then we found T3 minus T4 is equal to the values of Q is equal to 2410.71. Then into R, the values of R is equal to 0.224, 0.224. Then we get 2410.71 into 0.24. So then we get 539.99 डिग्री सेंटीग्रेड. देन कि जब अपन ने फिर इसका टेम्परेचर डिफरेंस T3 - T4 जब ने कैलकुलेट किया फॉर दिस फार्मूला, देन वी गेट 539.99 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर. Now I am discuss about some multiple choice questions. Uh, the first question is in a multiple choice question is some example of heat exchanger are option A condenser and evaporators in refrigeration units, second is evaporator of an ice plant and a milk chiller of a pressurized plant, option C automobile radiators and coils. uh, some example Here we will discuss about some multiple choice questions are some examples of heat exchanger are condenser and evaporators in refrigeration units, second evaporators of an ice plant and milk chiller of a pressurized plant, option C automobile radiators and oil coolers of heat engines. Identify the correct आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो हमको जो ये ऑप्शन जो हमको जो 3 पॉइंट्स जो हमको दिख रहे हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, मतलब कि ये हमारे 3 कंडीशन है और हमसे पूछा गया कि इन 3 कंडीशंस में से हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल कौन सा है. ऑप्शन है कि ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या ऑप्शन डी इज फर्स्ट एंड सेकंड. देन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. कि यहाँ पर कि जो हम 3 पॉइंट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये तीनों ही हमारे हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल होंगे. द फर्स्ट एग्जांपल इज कंडेंसर एंड इवेपोरेटर्स इन रेफ्रिजरेशन यूनिट्स. मतलब किसी भी हमारे रेफ्रिजरेशन यूनिट्स के अंदर जो हम कंडेंसर और इवेपोरेटर के बारे में जो हम बात करते हैं, वो हमारे हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है. साथ के साथ किसी भी प्लांट के जो मिल्क चिल्लर और जो आइस प्लांट का जो इवेपोरेटर जो होता है, वो भी हमारे हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल होगा. और किसी भी और जो हमारे ऑयल कूलर्स और ऑटोमोबाइल रेडिएटर जो होते हैं, और किसी भी हीट इंजन के हमारे जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर जो होते हैं या ऑयल कूलर्स जो होते हैं, वो भी हमारे हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ये जो हमारे तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों पॉइंट हमारे हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल होंगे. Question number second. Heat exchanger are classified into how many categories? Option A 1, option B 2, option C 3, या option D 4. The right answer is option D 4. द नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हीट एक्सचेंजर के बारे में जो हम बात करते हैं, उसको कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. तो इसका सही आंसर है 4. कि जो हीट एक्सचेंजर को 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर से हमारी पहली कैटेगरी हमारी होगी. फर्स्ट कैटेगरी इज नेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर प्रोसेस, सेकंड इज रिलेटिवली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ फ्लूइड, द थर्ड इज मैकेनिकल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर सरफेस, एंड द फोर्थ इज फिजिकल स्टेट ऑफ अ हीट एक्सचेंजिंग फ्लूइड्स. Number third, based upon the nature of heat exchange process, the heat exchanger are classified into how many categories? कि
कि यहाँ पर कि हमसे पूछा कि हीट एक्सचेंजर को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में या डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसमें से एक बेस हमने लिया कि नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस। तो उस नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस के बेस पर हीट एक्सचेंजर को हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3rd. First is direct contact, second is regenerators, and third is recuperators. Question number 4. The energy transfer between the hot fluid and cold fluids is brought about by the complete physical mixing in option A direct contact heat exchanger, option B regenerators, option C recuperators या option D is boilers. The correct answer is option A direct contact heat exchanger. कि यहाँ पर मुझसे पूछा है कि किसी भी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, अभी कि जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी थी कि दो फ्लूइड हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर वो जो दो फ्लूइड जो हमने कंसिडर करे हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हॉट फ्लूइड एंड सेकंड इज कोल्ड फ्लूइड। उसके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है इस फिजिकल मिक्सिंग को जो है आप कौन से फिनोमेना के अंदर कंसिडर करोगे, तो सर हम इसको जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर की फिनोमेना के अंदर कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो भी हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें हमको किसी भी पार्टीशन या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। Next question: which of the following is not an example of recuperators type heat exchanger? Option A automobile radiator, option B condenser, option C chemical factories या option D is oil heater for an aeroplane. The right answer is option C chemical factories. यहाँ पर हमसे पूछा है कि जब हीट एक्सचेंजर को जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में जब डिवाइड करते हो, तो एक हमारा आता है रिक्यूपरेटर्स, एक हमारा आता है रिक्यूपरेटर्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो चार कंडीशन जो हमको दी गई है, ऑटोमोबाइल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी केमिकल फैक्ट्रीज या ऑप्शन डी ऑयल हीटर फॉर एन एरोप्लेन, कि इनमें से कौन सा हमारे रिक्यूपरेटर जो टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में जो रिक्यूपरेटर है उसका पार्ट नहीं है। सो द राइट आंसर इज केमिकल फैक्ट्रीज। केमिकल फैक्ट्रीज जो हमारा होगा वो हमारे रिक्यूपरेटर का पार्ट नहीं होता। Question number 7. In how many categories heat exchanger are classified on the basis of the direction of flow of fluid? यहाँ पर हमसे पूछा है कि जब हीट एक्सचेंजर को जो है कि जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में जब डिवाइड करते हैं, कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे थे कि जब नेचर ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में के बेस पर जब हम बात करते हैं तो उसको हम कितनी कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से हमसे यहाँ पर पूछा है कि अगर आप इसको किसी भी हीट एक्सचेंजर को फ्लो ऑफ लिक्विड के डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स, मतलब कि उस फ्लूइड के फ्लो का जो डायरेक्शन जो है किसी भी फ्लूइड का फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है उसके बेस पर आप हीट एक्सचेंजर को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ऑप्शन है 4 कैटेगरीज, ऑप्शन बी 3 कैटेगरीज, ऑप्शन सी 2 कैटेगरीज या ऑप्शन डी 1 कैटेगरीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 कैटेगरीज। ये सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो की मतलब कि सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के बेसिस पे हम हीट एक्सचेंजर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होगा पैरेलल, दूसरा हमारा होगा काउंटर और तीसरा हमारा होगा क्रॉस फ्लो। पैरेलल के अंदर एग्जिट और एंट्री का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। काउंटर के अंदर एग्जिट के टाइम पे और एंट्री के टाइम पे जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। और क्रॉस फ्लो के अंदर दोनों का एग्जिट और एंट्री के फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो एक दूसरे के राइट एंगल्स में होंगे। Question number 8. In how many categories heat exchanger are classified on the basis of a mechanical design of heat exchanger surface? कि यहाँ पर अब तीसरी कैटेगरी हमको और दे दी गई है कि जब हीट एक्सचेंजर मतलब कि मैकेनिकल डिजाइनिंग के बेस पर हीट एक्सचेंजर सरफेस को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 3rd। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3rd, कि सर हीट एक्सचेंजर मतलब कि मैकेनिकल डिजाइन के बेस पर हम हीट एक्सचेंजर सरफेस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा पहला होगा कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स, सेकंड हमारा होगा शैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर और थर्ड हमारा होगा मल्टीपल शेल हीट एक्सचेंजर। क्वेश्चन नंबर 9. In how many categories heat exchanger are classified on the basis of a physical state of a heat exchanging fluids? कि हीट एक्सचेंजिंग फ्लूइड के बेस पर आप किसी भी हीट एक्सचेंजर को कितने पार्ट्स के अंदर या कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2। लाइक कंडेंसर एंड इवेपोरेटर के बेस पर जो है हम इसको फिजिकल स्टेट के बेस पर किसी भी हीट एक्सचेंजर को इन 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 3.
Many types of heat exchanger have been developed to meet the widely varying applications based upon their operating principle, arrangement of flow path, design. Identify the correct statements. यहाँ पर हमको हीट एक्सचेंजर हमको बोला गया कि हीट एक्सचेंजर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स की जब एप्लीकेशंस की हम बात करें तो सर मतलब कि हीट एक्सचेंजर को आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर आप डिवाइड करते हो बट उसका एप्लीकेशन जो है कि इन तीन जगह में से इन तीन जगहों हमको यहाँ पर तीन कंडीशन दे दी गई है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ फ्लो पाथ और ऑप्शन सी डिज़ाइन कि इन तीन में से हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ कहाँ करते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड या ऑप्शन डी इज फर्स्ट एंड थर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कि सर कि हम हीट एक्सचेंजर जो हमारा प्रोसेस जो है उसका यूज़ हम इन तीनों एप्लीकेशंस के अंदर करते हैं। हम उसका यूज़ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर भी करते हैं, उसका यूज़ जो है हम अरेंजमेंट ऑफ फ्लो पाथ मतलब जब उस फ्लो पाथ को जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ जो है सर हम डिज़ाइनिंग और रीडिज़ाइनिंग के अंदर भी करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थैंक यू।